हेलो नाइन्थ क्लास। आज का टॉपिक जो हम लोगों ने लिया है वो है एनिमल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 4 मेजर जो आपके एनिमल टिश्यूज़ हैं यानी एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू, इनमें से थर्ड वन है। और ये क्या है, इसमें क्या क्या आता है, एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर, डिटेल्ड थ्योरी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप नाम देख सकते हैं कि ये 3 पार्ट्स पर तो बना ही है कि जो फ्लूइड है और स्केलेटल है और प्रॉपर है, जिसमें ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है उसे हम सीटी भी कहते हैं, इज़ वन ऑफ द 4 मेन क्लासेस जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। ऑल्दो इट इज़ मोस्ट अबंडेंट, ये हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द प्राइमरीली टिश्यूज़, यानी जितने आपके टिश्यूज़ हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, मस्कुलर टिश्यू हो गया, एपिथेलियल हो गया, नर्वस हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी हमारे टिश्यूज़ हैं प्राइमरीली या प्राइमरी तौर पर जितने टिश्यूज़ हमें हमारी बॉडी में मिलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू, ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो जो अमाउंट है कनेक्टिव टिश्यू का पर्टिकुलरली वो डिपेंड करता है कि ऑर्गन कौन सा है, ऑर्गन वाइज वो वेरी करता है कि किसी जगह ज़्यादा है, किसी जगह कम है। डेफिनेटली कलेक्टिव टिश्यू जो जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो भी सेल से, फाइबर से और कोलेजन, इन्हीं से ही मिलकर बने हैं, डिफरेंट किस्म के हैं। और ये क्या काम करते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये स्पेशलाइज्ड हैं, ये इसीलिए स्पेशलाइज्ड है क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू पड़ा। क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को, यानी बॉडी ऑर्गन्स को भी तो जोड़ने वाला कोई चाहिए। ऐसी तो कोई स्किन चाहिए, ऐसे तो कोई टिश्यू चाहिए ताकि ऑर्गन्स में अगर कोई काम हो रहे हैं या कोई चीज़ बाहर निकालनी है, लेनी है, तो उनका भी तो कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। देखो, हमने जब ब्लड वेसल्स पढ़ा था तो हमने बात की थी हमारे पास में कौन से होते हैं ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज़ हैं, वो जोड़ती है अलग अलग हिस्से पे। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में जोड़ते हैं। ये कनेक्ट करता है बोन्स को एक दूसरे के साथ, यानी देखो बॉडी ऑर्गन में मैं स्केलेटल सिस्टम में लेती हूँ तो मैं बोन्स ले रही हूँ, तो आपस में अगर 2 बोन्स जुड़ी हुई हैं तो मैं कहूँगी वो कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़ी हैं, जिसे मैं लिगामेंट कहूँगी, वो आगे मैं पढ़ाऊँगी आपको। देन उसके बाद में मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन अगर कोई जुड़ता है तो दैट इज़ टेंडन होता है जो एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ये उसका पार्ट है जो जोड़ता है किसी भी मसल को किसी भी बोन से। बोन मूव नहीं करेगी, बोन मूव इसलिए कर पाती है क्योंकि मसल किसी टिश्यू से जुड़ा हुआ है। तीसरा है बाइंड टिश्यूज़, ये जोड़ने का काम करती है, ये सपोर्ट करती हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेरियस पार्ट्स को ये सपोर्ट करती है। तो ये लूजली पैक्ड है, ठीक है। ये वाले जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये लूजली पैक्ड हैं, ये लिविंग हैं, एम्बेडेड होते हैं यानी धसे हुए होते हैं ये वाले कनेक्टिव टिश्यूज़ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में, यानी कि जो सेल्स के बीच की जगह है उसके बीच में जो मैट्रिक्स मिलता है वहाँ धसे हुए होते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो भी है वो जेली लाइक होगा या फिर आपका फ्लूइड लाइक होगा, डेंस और रिजिड नेचर का कोई जेली लाइक फ्लूइड है जो कि थोड़ा गाढ़ा है और थोड़ा रिजिड है, उसमें धसे हुए हमें क्या मिल रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ मिल रहे हैं। ये बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ता है, अबंडेंटली मिलता है। और इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स तभी पता चलते हैं कौन सा ऑर्गन है, उस ऑर्गन में उसका काम क्या है। तो अभी आपको बस इतना पता चला है कि वो कनेक्ट करते हैं और बाइंड करते हैं, जैसे मसल को बोन से या बोन को बोन से, या फिर सपोर्ट देना है किसी जगह पर। तो ये वाली चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं वो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसके जनरल फीचर्स हैं। बेसिकली क्या काम करता है ये बस वही बताता है। नेक्स्ट आता है जो आपके फाइबर्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स हैं तो आप ये लेके चलिए कि ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो थोड़े नैरो होंगे, लॉन्ग होंगे, इलास्टिक इन नेचर होंगे, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सेल्स में जैसे आता है वैसे ये फाइबर है। तो 3 तरह के जो फाइबर्स मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू में उनका नाम है, फर्स्ट इज़ कोलेजन, अनदर वन इज़ इलास्टिक फाइबर,
थर्ड वन इज रेटिकुलर फाइबर। मैं कोलेजन की एक और डेफिनेशन मैंने अगले अपनी स्लाइड्स में भी दी है, मैं यहाँ भी बता देती हूँ आपको। ये फाइब्रस प्रोटीन है, यानी प्रोटीन तो है पर मॉलिक्यूलर या ग्लोबुलर फॉर्म में नहीं है, ये फाइबर की तरह है, इस तरह से फाइबर की तरह है। और ये सिक्रीट होते हैं इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, यानी कि जो सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है, सेल के बाहर की स्पेस होती है, वहाँ ये फाइबर्स आपको मिलेंगे। इन्होंने हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देनी होती है मैट्रिक्स को, यानी जो जेली लाइक फ्लूइड है, जो डेंस फ्लूइड है, जो रिजिड फ्लूइड है, उसको इन्होंने ऐसा बनाना होता है कि आसानी से इधर उधर निकल नहीं जाएगा। अब शहद को डालोगे, वैसे तो वो हिलेगा नहीं, बट जिसके ऊपर आपने शहद डाला है उसे आप जैसे ही स्लैंटली थोड़ा टिल्ट करेंगे तो वो शहद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। पानी है, वैसे हम उसको जैसे ही डालेंगे तो अगर हवा लगती है तो वो ड्रैग होकर आगे निकल जाएगा, और पानी अगर किसी सरफेस पे, उस सरफेस को अगर हम हिला देते तो बहुत जल्दी बह जाता है, यानी उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना मैट्रिक्स में, नहीं तो वो तो आगे निकल जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे निकल जाएगी, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे है। तो वो थोड़ा गाढ़ा बनाए रखने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में फाइब्रस प्रोटीन्स होने चाहिए जिन्हें हम कोलेजन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये ऐसे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस से निकलते हैं, जिसकी वजह से जो मैट्रिक्स है वो गाढ़ा हो पाता है, इधर उधर बहेगा नहीं, ठीक है, और ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। इलास्टिक फाइबर्स क्या है? वैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ का पहला फाइबर आपने कोलेजन पढ़ लिया, अब दूसरा है इलास्टिक फाइबर्स, यानी ये लॉन्ग तो है ही है, ये लॉन्ग तो है ही है, पतले भी हैं, थिन भी हैं, और ये ब्रांचिंग नेटवर्क्स बनाते हैं, यानी ये इस तरह से हैं, तो ये यूं निकल के ऐसे ऐसे यूं, ये ब्रांचिंग नेटवर्क्स बनाते हैं। ब्रांचिंग नेटवर्क का मतलब यही हुआ कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अगर ये ब्रांच जैसा, मैश जैसा, जाली जैसी चीज़ नहीं बनाएंगे तो वो भी आगे बह जाएगी, है ना। इसमें एक और ये काम होता है कि अगर ये जाली जैसा काम नहीं करेंगे तो कोई अगर मसल खिंचा है, कोई अगर टिश्यूज़ खिंचे हैं, जैसे ये हमने एक मसल बनाने की कोशिश की है, अगर ये खिंच जाए इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, तो ये तो अपनी शेप पे वापस नहीं आ सकता। इसके लिए हमें अंदर जाली जैसे इलास्टिक फाइबर्स चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन को दोबारा रिकॉइल कर सकें। रिकॉइल का मतलब एक बार खींचा, दोबारा जैसे ही आपने खींचा उसकी शेप ये हो गई, पहली शेप उसकी ये थी, खींचने के बाद ये हुई, वो दोबारा से ऐसा बन गया। क्यों बन गया ऐसे ही? ताकि क्योंकि उसके अंदर जो था इलास्टिक फाइबर मौजूद थे, जो कि एक मेश लाइक या फिर किसी जालीनुमा रूप में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा आता है रेटिकुलर फाइबर। ये शॉर्ट है, बहुत महीन है, बहुत फाइन कोलेजिनियस फाइबर है। ये ब्रांच करते हैं, एक्सटेंसिवली फॉर्म द डेलिकेट नेटवर्क। ये इस तरह से अगर हैं तो ये ब्रांचेस निकालते हैं, ठीक है। इनके जो नेक्स्ट फ़ायदे हैं और जो जिस तरह से ये काम करते हैं, क्योंकि ये तो 3 तरह के फाइबर्स हैं जो हमें कनेक्टिव टिश्यूज़ में मिलेंगे, यानी ये तीनों के तीनों एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम कह सकते हैं ना, अगर हम कपड़ा लेते हैं तो डेनिम का कपड़ा है, शिफॉन का कपड़ा है, या फिर ये वूल का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है। मैंने भी वही बात की है। फाइबर्स कौन से? कोलेजन का है, इलास्टिक का है, रेटिकुलर है, ठीक है ना। है तो ये कनेक्टिव टिश्यू ही। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के बाद में जो हमारे मेन 4 कैटेगरीज आती हैं, वो आती हैं फर्स्ट कनेक्टिव प्रॉपर की, सेकंड आती है कार्टिलेज की, तीसरी आती है बोन, और फोर्थ आती है ब्लड, जिसको हम फ्लूइड या फिर वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ब्लड या फिर वेस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 2 सब क्लासेस हैं। हमने पहले पीछे पढ़ा ना, या भी हमने पीछे पढ़ा कि कनेक्टिव प्रॉपर पहला है, तो पहले हमने इसे क्लैरिफाई करना है कि ये क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो आपका है वो 2 क्लासेस में आता है, सब क्लासेस में आता है। एक है लूज, जो लूजली पैक्ड है, और एक डेंस, जो बहुत गाढ़े तौर पर है। लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ कैसे हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। तो एरियोलर कौन से हैं, एडिपोज कौन से, रेटिकुलर कौन से, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बता रही हूँ। और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ के पार्ट डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर एंड इलास्टिक कौन से हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बता रही हूँ। फर्स्ट आता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि आपको लूज, अभी मैंने ये पीछे वाली स्लाइड पे बताया ना
कि जो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर है। तो मैं सबसे पहले आपको एरियोलर बताऊंगी। एरियोलर क्या है? ये टिश्यूज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये आपका यूनिवर्सल पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं। यानी किसका काम करते हैं? ये पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं। ये फंक्शन करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें सपोर्ट है, बाइंडिंग है अदर टिश्यूज़ की, हेल्प करते हैं इन डिफेंडिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन। यानी कि ये ऐसे होंगे कि इनको इन्फेक्शन से रोकने की शक्ति इनमें होगी। जब बॉडी रीजन जो है कोई भी इन्फ्लेम्ड होता है तो जो एरियोलर टिश्यूज़ हैं वो एरिया आसपास का जितना एक्सेस फ्लूइड है स्पॉन्ज की तरह उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो इफेक्टेड एरिया वो स्वेल्स अप हो जाता है, थोड़ा सा पफी बन जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडेमा। नेक्स्ट आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड पार्ट, एंड दैट इज एडिपोज टिश्यू और द बॉडी फैट। एडिपोज टिश्यू एडिपोसाइट्स से बनते हैं। किससे बनते हैं? एडिपोसाइट्स। एडिपो एक वर्ड है और दूसरा साइट्स एक वर्ड है। साइट्स मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ साइट्स आ जाए या फिर साइटो आ जाए, यानी आप बात कर रहे हैं सेल की। ऐसे सेल जो कि फैट के टिश्यू से बनते हैं, ऐसे सेल्स को हम एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। ये टेक्निकली कंपोज होते हैं रफली, अगर हम इनको ध्यान से देखें, बाकी तो इनमें फाइबर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बट रफली अगर हम इसे देखें तो ये 80% फैट से मिलकर बनते हैं। इसका मेन रोल जो है वो स्टोर करता है एनर्जी को, किस फॉर्म में? लिपिड्स की फॉर्म में, और ये कुशन इफेक्ट देता है, इंसुलेट करता है बॉडी को। मतलब काफ़ी सारे शॉक इफेक्ट्स अगर हैं या हमें झटके लगते हैं तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, उन सब पे ये कुशन का काम करते हैं। ठीक है। द टू टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो है WAT, दैट मीन्स वाइट एडिपोज टिश्यू, और जो दूसरा नाम है दैट इज BAT यानी ब्राउन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बेसिकली जो है वो स्पेसिफिक लोकेशंस पर मिलते हैं। ये एडिपोज डिपोज होते हैं, जैसे बस का डिपो है वहाँ पर बसेस मिलेंगी आपको, ठीक है ना। उसी तरीके से एडिपोज के जो डिपोज हैं वहाँ पर आपको एडिपोज के टिश्यूज़ मिलेंगे। 80% फैट से बने हुए हैं। इन्होंने कुशन इफेक्ट देना है, इन्होंने बॉडी को इंसुलेट करके रखना है कि आसानी से कोई भी इसको करंट या कोई भी शॉक ना लगे। तो ये ऐसे काम करने में माहिर हैं, इसीलिए ये है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, बट इन्हें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। फिर लूज का एक और पार्ट आता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू जो है वो रिजेंबल करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, जो हमने पहले पढ़ा था। ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये क्या करता था? पैकिंग मटेरियल का काम करता था। दूसरे जितने भी हमारे टिश्यूज़ थे, एडेमा बना लेता था आसपास के सेल्स में, ये क्या करता था? उसको एब्जॉर्ब कर लेता था पानी को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये बेसिकली तो हमारा सिर्फ किसका काम करता है? एरियोलर जैसा ही काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एरियोलर की तरह। बट द ओनली फाइबर जो इसमें मिलता है इन इट्स मैट्रिक्स आर द रेटिकुलर फाइबर, क्योंकि इसके फाइबर्स थोड़े रेटिकुलर के टाइप के होते हैं, विच फॉर्म ए डेलिकेट नेटवर्क। हमने रेटिकुलर फाइबर यहाँ पढ़ा था, ध्यान से देखिए आप, हमने रेटिकुलर फाइबर यहाँ पढ़ा था, जिसमें हमने ये बताया था ये शॉर्ट फाइन कोलेजीनियस फाइबर्स होते हैं। शॉर्ट हैं, फाइन हैं, कोलेजीनियस फाइबर्स हैं, जो कि अपनी बहुत सारी ब्रांच को बनाकर रखते हैं, डेलिकेट बनाकर रखते हैं। तो हमने बेसिकली लूज कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट पढ़ लिए। एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया, और लूज कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड पार्ट हो गया रेटिकुलर। और रेटिकुलर फ्रेमवर्क ही बनाएगा। क्या बनाएगा? बेसिकली इंटरनल फ्रेमवर्क्स बनाएगा, और ये सपोर्ट करता है लिम्फ नोड्स को, स्प्लीन को और बोन मैरो को। सबके अपने अपने काम है। मैंने आपको बताया ना, देखो जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इंटरनली जोड़ने का काम करता है। तो जब ये इंटरनली जोड़ रहा है तो कोई भी ऑर्गन ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ेगा। वो अभी तक अगर आप ध्यान से देखो तो बोन मैरो में पहुंच चुका है, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में। लिम्फ क्या काम करते हैं? लिम्फ ऐसे येलो कलर का एक ऐसा प्लाज्मेटिक स्ट्रक्चर है, लिक्विड है, जो अपने अंदर कैरी करता है फैट, ग्लूकोज या कई ऐसे टॉक्सिनेटेड मटेरियल्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये लिम्फ को भी कैरी कर रहा है, तो इसने ऑल ओवर द बॉडी जोड़ी हुई है ना,
ठीक है ना। और मैं इसलिए आपको बार बार ये लूज कनेक्टिव टिश्यू बार बार बता रही हूँ। देखो इस वाले पार्ट में कह रहा है कि 80% फैट है। 80% अगर फैट है तो वो बेसिकली क्या काम करेगा, डेफिनेटली कुशन इफेक्ट देगा, जो गद्देदार बनेगा, इंसुलेट करेगा, आसानी से किसी झटके को सहन नहीं करने देगा। दो तरह के ये एडिपोज टिश्यू बना देगा, वाइट एंड ब्राउन वन। और एरियोलर जो था वो सपोर्ट का काम कर रहा था, पैकिंग का काम कर रहा था। और अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाए तो वो उसको स्पॉन्ज जैसे एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये थे हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। उसके बाद मैंने आपको बताया था डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, जो 3 तरह के थे, है ना। उसमें से फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यानी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या है? ये कंसिस्ट करते हैं क्लोजली पैक्ड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, यानी इनके अंदर कोलेजन के फाइबर्स मिलेंगे जो कि सेम डायरेक्शन में होते हैं। यानी कोलेजन फाइबर अगर इस तरह से बंडल है, ये इस तरह से अगर ये बना हुआ है तो ये इसी तरफ ही ये बंडल बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो क्रिस क्रॉस या नेटवर्क वो बनाना है तो वो ऐसे भी हो जाएगा, इसको वीव कर देगा, निटिंग का काम करेगा। नो वेज ये करेगा। एक ही तरफ अगर है तो वो एक ही तरफ ही रहेगा, उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो ये रन करते हैं सेम डायरेक्शन में। ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं, देखो मैंने कोलेजन का मतलब इससे पहले भी बताया था आपको, फाइब्रस होता है, प्रोटीन फाइब्रस होता है, प्रोटीन के फाइबर्स। उसी तरीके से कोलेजन फाइबर्स क्या हैं, ये रेड कलर की डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोलेजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर, अबॉन्डेंटली मिलती है, आपको अबॉन्डेंटली मिलती है थ्रू आउट आर बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में मिलेगी। इट इज़ फाउंड इन आर वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हमारे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जिनमें ये आपको कोलेजन मिलेगा। कौन कौन से? जैसे कार्टिलेज, ये भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। टेंडन्स, ठीक है, इनमें भी मिलता है। लिगामेंट्स, ये देखिए लिगामेंट्स भी लिखा है, यहाँ भी है। बोन्स में भी, यहाँ पर आपको कोलेजन जो कि एक टाइप ऑफ प्रोटीनिशियस फाइबर है ये मिलेगा। तो ये हमने यहाँ बात क्यों की? क्योंकि यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यू है ये डेंस फॉर्म में है। तो जैसे लूज में मिलते हैं कोलेजन फाइबर, डेंस के रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी कोलेजन फाइबर मिलेंगे। ये स्लाइटली वेवी होंगे, ठीक है, थोड़े से वेवी होते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं थोड़ा सा हम इसको, तो वेवी भी है, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कोलेजन की, दिस टिश्यू फॉर्म्स टेंडन्स, इनकी वजह से टेंडन बनता है। क्या बनता है? टेंडन। और दूसरा जो बनता है इसका दैट इज एपोन्यूरोसिस। मैं आपको टेंडन भी बताऊंगी, पहले मैं आपको एपोन्यूरोसिस बताऊंगी, ठीक है। 3 चीज़ें बनाता है इसका जो कोलेजन होता है, एक तो टेंडेंस बनाता है, दूसरा एपोन्यूरोसिस बनाता है और तीसरा लिगामेंट बनाता है। तो जो टेंडेंस होते हैं ये कौन होते हैं? ये जो टेंडेंस हैं, जब किसी मसल को बोन से जोड़ना हो तो वो टेंडन जोड़ता है, ठीक है। कोई भी मसल किसी भी बोन से, किसी भी जगह की मसल किसी भी जगह के बोन को अगर जुड़ती हुई मिलती है तो वो सिर्फ डेंस कनेक्टिव टिश्यू के इस पार्ट से जुड़ती है जिसका नाम है टेंडन। दूसरा आता है एपोन्यूरोसिस भी बनाता है कौन? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एपोन्यूरोसिस जो है वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल टेंडेंस और लिगामेंट्स की तरह ही होता है। ये भी आपके बोन्स एंड मसल्स के साथ में एसोसिएट होता है, बट क्योंकि ये न्यू वर्ड था आपके लिए इसीलिए मैंने इसका आपको एक छोटा सा एक जिस्ट दे दिया कि स्ट्रक्चरली देखने में ये टेंडन और लिगामेंट की तरह ही है और उन्हीं जैसा एसोसिएट वर्क और फंक्शन करता है। तीसरा आता है आपका लिगामेंट। तो जहाँ आपका लिगामेंट आएगा दैट मीन्स अगर 2 बोन्स हैं, 2 कोई भी बोन्स हैं, उनको बीच से अगर कोई जोड़ेगा तो दैट विल बी जॉइंड बाय लिगामेंट। तो हम इसे याद रखते हैं MTB के नाम से और दूसरा नाम हम याद रखते हैं BLB यानी बोन लिगामेंट बोन, मसल टेंडन बोन। मसल टेंडन बोन यानी मसल और बोन को जोड़ने वाला टेंडन और बनाने वाला कौन? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और बोन को बीच में जोड़ने वाला कौन? लिगामेंट। और एक और आता है एपोन्यूरोसिस जो एसोसिएटेड है इन्हीं के साथ में। जो टिश्यू फॉर्म होते हैं फेसिया के, ये फेसिया क्या? कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। दिस टिश्यू फॉर्म्स द फेसिया विच इज़ अ फाइब्रस मेम्ब्रेन जो रैप अराउंड होती है मसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व के। देखो मैंने कहा ना अभी, जहाँ मसल और बोन जुड़ रहा है यानी मसल प्रेजेंट है तो वहाँ भी तुम्हें ये कोलेजन फाइबर मिलेगा, जैसे फेसिया नाम से जानते हैं हम। ब्लड वेसल्स में मिलेगा यानी कैपिलरीज में, आर्टरीज में,
वेन्स में इन्होंने खींचना होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देनी होती है, ये एक ही डायरेक्शन में रन करते हैं। ये या तो ये ब्लड वेसल्स हमारे मसल्स में प्रेजेंट है तो वो बोन से जुड़ी हैं, या दो बोन्स के बीच के लिगामेंट के वहाँ पर प्रेजेंट है, ये नर्व्स में प्रेजेंट है। तो ये हुआ हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट, दैट इज द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगला आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो कि इर्रेगुलर फॉर्म का है। किस फॉर्म का है? इर्रेगुलर फॉर्म का है। और इर्रेगुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? यानी अगर हम ध्यान से देखें तो दिस हैज़ द सेम स्ट्रक्चरल एलिमेंट एज डेंस रेगुलर टिश्यू। यानी जो आपने पीछे की तरफ पढ़ा वो रेगुलर वन था, जहां आपके टेंडन, लिगामेंट्स और एपोन्यूरोसिस बन रहे थे। ये भी स्ट्रक्चरली वैसा ही है, स्ट्रक्चर इसका वैसा ही है, रेगुलर टिश्यू ही है, बट जो बंडल ऑफ कोलेजन जो है वो थोड़े थिकर हैं और इर्रेगुलरली अरेंज्ड है। अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ बताया था कि ये कोलेजन फाइबर जो है वो रन करते हैं सेम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में रन कर रहे थे? सेम में। ये थे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। बट जो आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड पार्ट डेंस इर्रेगुलर टिश्यू है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि डेंस टिश्यू तो है, स्ट्रक्चरली ये आपके जो पीछे रेगुलर टिश्यू है उसी की तरह है, बट ये थोड़े से इर्रेगुलरली अरेंज्ड हैं। किसकी तरह अरेंज्ड हैं? इर्रेगुलरली अरेंज्ड हैं। ये टिश्यू जो है ये कहाँ मिलता है? वेयर द टेंशन इज एक्सर्टेड। ऐसे टिश्यूज आपको तब मिलेंगे जहाँ पर कहीं टेंशन क्रिएट हो। मैं आपको अगली स्लाइड दिखाऊंगी कि बेसिकली टेंशन क्या होता है। मैकेनिकल लोड जब पड़ता है ना किसी बोन पर, तो वहाँ टेंशन क्रिएट होता है। मैं अभी आपको उसका भी क्लियर कराऊंगी। तो हमने ये पढ़ा कि दिस टिश्यू इज फाउंड इन वेयर टेंशन इज एक्सर्टेड फ्रॉम मैनी डिफरेंट डायरेक्शन। कभी किसी हड्डी पर हर तरफ से जब फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, तो तब ये टिश्यू जो है उन जगहों पर मिलता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्किन डर्मिस, ये स्किन का ही एरिया है जो कि जॉइंट कैप्सूल्स ऑफ लिम्स में मिलता है। यानी आपके जहाँ पर हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं और आपके हाथ पैर की हड्डियाँ हैं बेसिकली वहाँ, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होती है ना, हाईली टेंशन पार्ट होता है वहाँ। अभी आपको लग रहा होगा मैम ये टेंशन कौन सा है, ये वाला टेंशन बेसिकली किस काम में आ रहा है। आपने कभी फ्रैक्चर का नाम सुना है? हड्डी टूट जाती है, ठीक है। वो हड्डी इसलिए टूटी क्योंकि उस हड्डी पर मे बी वो फिबुला बोन हो, आपके एंकल बोन हो, मे बी वो आपके रेडियो अल्ना बोन हो, मे बी वो आपके घुटने की बोन हो, उन सब पर एक एक्सर्टेड फोर्स लगती है और वो फोर्स टेंशन क्रिएट करती है। आइए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो फोर्स लगती है, द फोर्स अप्लाइड टू द बोन, जो फोर्स अप्लाई हो रही है बोन पर, ये जो पिक्चर नीचे इस तरह आपको दिखाई गई है, ये पिक्चर क्या है? ये पिक्चर है मैकेनिकल लोडिंग ऑफ बोन। देखिए मैं आपको 1 2 3 4 5, मैंने आपको फ्रैक्चर की बात की थी ना, ये देखिए फ्रैक्चर के अलग अलग हिस्से जहाँ पर अलग नामों से जाने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब ये आपके मैकेनिकल लोडिंग है बोन की। अगर किसी बोन पर कंप्रेशन आया तो उसका मतलब क्या है? ये एरोज देख रहे हैं, यानी बोन के ऊपर के हिस्से पे और बोन के नीचे के हिस्से पर दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर पड़ रहा है उसको। ये कुछ ऐसा होगा जैसे हमने एक किसी सख्त सी जगह पर लेट जाएं और बस वहीं पे ही लेटे रहे, हम अपने हाथ पैर फैला नहीं सकते। इक्वली प्रेशर, टेंशन पड़ रहा है किस पर? इक्वली कंप्रेशन पड़ रहा है हमारी बोन के ऊपर। इस टाइप के फ्रैक्चर में क्या होता है, वो यहाँ से कहीं टूट जाती है। ये ज़्यादातर होता है हम गिर गए, बहुत तेज़ झटके से गिरे हैं, तो देन आपका मैकेनिकल लोडिंग जो बोन का है वो आपको कंप्रेशन देगा। ये ज़्यादातर आपके वर्टेब्रेज में हो जाता है, वर्टेब्रेज धंस जाते हैं, उन्हें कंप्रेशन कहते हैं। सेकंड हो गया टेंशन। टेंशन देखो इसमें क्या, बोन का इफेक्ट ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे जा रहा है, इसे कहते हैं टेंशन। यानी फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है, वो टांग खींच रही है, बाजू खींच रही है, यानी एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, और वो टेंशन क्रिएट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तीसरे वाले में देखो ये शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब है ये बोन बीच में से ब्रेक हुई, ठीक है, और एक इस तरफ से हिस्सा लग रहा है, एक इस तरफ से उसको फोर्स लग रही है। ये वाली देखो ट्विस्टेड फॉर्म में आ गई, ये यहाँ से मुड़ गई और ये यहाँ से मुड़ गई। सोचो कई बार लेग आपकी ट्विस्ट हो जाती है ना, उसमें टॉर्जन बनता है, जैसे इसमें शेयर बन रहा था।
और फिर एक होती है 1 2 3, दैट मीन्स बेंडिंग हो जाती है बोन की। ये तो कई बार हड्डियों में जैसे कैल्शियम फास्फोरस की कमी है तो जो थोड़े एजेड लोग हैं उन लोगों में आ जाती है, नहीं तो कई बार बिल्कुल ही ब्रेक हो गई। ये ऊपर का हिस्सा जो है आपका, ये देखो ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया, बेंड हो रहा है, वो तो ब्रेक हो जाएगी, बहुत आसानी से ब्रेक होएगी। ये सब क्या है, ये जो रेड एरियाज़ हैं ये सब क्या है? ये सब वो फोर्स एरियाज़ हैं जिनको हम कंप्रेशन के नाम से जानते हैं। कंप्रेशन, टेंशन, शियर, टॉर्जन, बेंडिंग। ठीक है, तो डेंस इरेगुलर टिश्यू जो होता है आपका स्किन की डर्मिस से ही निकलता है, लिम्स के आसपास। ये बोन्स आपकी लिम्स के ही तो थी, हाथ और पैर की हड्डियाँ, ठीक है ना। तो ये यहीं से निकलता है और टेंशन क्रिएट एक्सर्ट करता है फ्रॉम मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस, और मैंने डिफरेंट डायरेक्शंस आपको दिखा दिए। कभी ऊपर से करता है तो कंप्रेशन है, अगर हर तरफ खींचने वाला है तो टेंशन है, आसपास घुमाकर कर रहा है शियर है, और बिल्कुल ही घुमा देगा सर्कुलर और एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज तो टॉर्जन है, और ऊपर से बेंड कर देगा तो फिर डेफिनेटली ऊपर या नीचे से बेंड करने से बेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यानी आपने ये पढ़ा कि कोलेजन फाइबर जो है बेसिकली थिक है, इरेगुलर है, डेंस इरेगुलर टिश्यूज़ में मिलते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये वहाँ होते हैं जहाँ टेंशन क्रिएट हो रही होती है आपके लिम्स की। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये हमारे फ्रैक्चर्स के टाइम पे ही होगा या कभी ऐसा, नो, ये इस तरह से नहीं है, बट हाँ ये टेंशन क्रिएशन के बाद में ही होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड पार्ट, एंड दैट इज़ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। मेन फाइबर जो हैं वो टिश्यूज़ के वो इलास्टिक होते हैं नेचर के। ये फाइबर अलाउ करते रिकॉइलिंग का काम करते हैं, यानी एक बार अगर आपका मसल इस तरह से खिंच गया है बोन के ऊपर, ठीक है, आप कोई काम कर रहे थे वो खिंच गया यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो वो दोबारा से मसल की एक शेप दे देगा, रिकॉइल हो जाएगा स्ट्रेचिंग के बाद में। ये स्पेशली आपका आर्टरियल ब्लड वेसल्स पर मिलता है, वॉल्स ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्यूल से। अब आप कहोगे मैम स्ट्रेच क्यों होगा? जब आप सांस ले रहे हो या आपके आर्टरी में से आपका पंप हो रहा है ब्लड, तो वो डेफिनेटली कुछ समय के लिए कंप्रेस होगा, रिलैक्स होगा, कंप्रेस होगा, रिलैक्स होगा। सांस लेना और सांस छोड़ने में आपका कंप्रेस होता है, रिलैक्स होता है, तो ये सब तो मसल्स ही कर रहे हैं ना, जुड़े हुए तो है ना ये सब हमारे अंदर। तो यानी उस टाइम पे आपके मसल्स जो कनेक्टिव टिश्यू जो उस वक्त वो काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो इलास्टिक नेचर के होते हैं। अगर वो किसी चीज़ को स्ट्रेस कर देते हैं, किसी चीज़ को इस तरह से स्ट्रेस डालकर स्ट्रेच करा जाता है अगर, तो डेफिनेटली वो उसको रिकॉइल कर देते हैं। रिकॉइल मतलब क्या हुआ? रिकॉइल का मतलब हुआ कि वो उसे दोबारा से उसी पोजीशन में ले आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्टिलेज। क्या है? जो कार्टिलेज है वो एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कार्टिलेज आपका फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो बहुत सारे एरियाज़ में आपके बॉडी के मिलता है। एनिमल्स की बॉडी में मिलता है, ह्यूमंस की बॉडी में मिलता है। इसमें जॉइंट्स भी मिलते हैं बिटवीन बोन्स के बीच के जॉइंट्स हमारे कार्टिलेज से बने हैं। रिब केज हो गया हमारा, ठीक है ना, हमारे ईयर हो गया, नोज़ हो गया, एल्बो हो गया, नी हो गया, एंकल हो गया, ब्रोंकियल ट्यूब्स हो गया। आप ये मत सोचिए कि ब्रोंकियल ट्यूब तो मैम अभी अपने पीछे पड़ा, मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू आपका हर तरफ अबंडेंटली प्राइमरी फॉर्म में मौजूद है। वो हर एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ रहा है, बस किसी में फाइबर मिलता है, किसी में सेल मिलता है, किसी में कोलेजन मिलता है, यही तो हमने फ़र्क जाना है अभी तक। तो कार्टिलेज जो है वो बेसिकली हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स में, इनवर्टेब्रल डिस्क में, इन सब में मिलता है। ये सारे नाम यहाँ लिखे हुए हैं कि एल्बो, नी, एंकल, नोज़, ईयर, इन सब में मिलता है। तो कार्टिलेज बेसिकली कौन से स्पेशलाइज सेल से मिलता है? जहाँ कार्टिलेज वर्ड होगा वहाँ कॉन्ड्रो होगा। जहाँ कार्टिलेज वर्ड है कॉन्ड्रो होगा, यानी कि कार्टिलेज सेल्स या फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट से ये कार्टिलेज होता है, इसका मतलब। ठीक है, ये इससे मिलकर बनते हैं। एंड अनलाइक द अदर कनेक्टिव टिश्यू, ये दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरह कार्टिलेज बिल्कुल कैरी नहीं करता ब्लड वेसल्स। ऊपर देख लो, मैंने कहीं भी लिखा ब्लड वेसल, मैंने लिखा है वो एल्बो में है, नोज़ में है, ईयर में है, ब्रोंकियल ट्यूब्स में है, इन्वर्टेब्रल डिस्क में है, पर ये ब्लड वेसल्स में नहीं मिलता। बट बाकी पीछे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, लास्ट वाला जो अभी पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा है ब्लड वेसल्स में मिलता है, आर्टरीज़ में हो गया, वेन्स में हो गया, कैपिलरीज़ में हो गया, ये नहीं मिलेगा कभी भी। ये बेसिकली आपको कॉन्ड्रोब्लास्ट में मिलता है। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इसके, और ये कभी ब्लड वेसल्स को कैरी नहीं करते। ये ज़्यादातर हमारे ईयर, नोज़ एंड ऑल, इन सब में प्रेजेंट होते हैं।
कार्टिलेज जो है वो क्लासिफाई होते हैं 3 डिफरेंट तरीके के। एक वो कार्टिलेज जिसे हम इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं, दूसरा हाइलिन कार्टिलेज, और तीसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज। ये थोड़ा डिफर करता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ दीज 3 मेन कंपोनेंट्स, यानी इलास्टिक और हाइलिन से फाइब्रो वाला अलग होता है। कैसे अलग होता है, यहाँ देखिए। इलास्टिक कार्टिलेज क्या है, ये हाइलिन कार्टिलेज जैसा ही है। देखो इलास्टिक और हाइलिन को मिक्स करो, मैंने बताया ना फाइब्रो कार्टिलेज अलग है, पर ये इलास्टिक और हाइलिन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो कैसे है ध्यान से देखते हैं। सिमिलर है हाइलिन कार्टिलेज के, बट इज़ मोर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक वाला जो है इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है, यानी किसी चीज़ में खिंच भी जाएगा वापस रिकॉइलिंग हो जाएगी, खिंच भी जाएगा रिकॉइलिंग हो जाएगी, तो इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा है। हाइलिन में इतनी नहीं है जितनी इसमें। इसका फंक्शन है शेप बना के रखनी है, स्ट्रक्चर बना के रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी देते रहना है, इलास्टिसिटी देते रहना है। ये ज़्यादातर आपके एक्सटर्नल ईयर, जिसको आप ऑरिकल भी कहते हो, और इसे एक्सटर्नल पिन्ना भी बोलते हैं, दिस वन, जहाँ पर हम लोग कोई भी पियर्स करके कोई टॉप्स या फिर कुछ भी हम पहनते हैं ना, ईयर का कोई भी जिसको हम कहते हैं डेंगलर्स एंड ऑल, तो ये हमारा एक्सटर्नल पिन्ना जो बनता है ये बेसिकली हमारे कार्टिलेज से, इलास्टिक कार्टिलेज से बनता है। देखो सिमिलर है ये हाइलिन जैसा, पर ये कुछ हद तक इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, देखो हम इसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, इसे मोड़ सकते हैं, ठीक है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। एंड ये एपिग्लॉटिस में निकलता है, जहाँ एपिग्लॉटिस से आप वेरियस फॉर्म्स ऑफ वॉइसेस निकाल सकते हैं। तो सोचो कितना उसे फ्लेक्सिबल करता होगा आवाज़ निकालने के लिए। कभी आवाज़ आप कैसे निकालते हैं, आपने देखा ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का नाम सुना है आपने? वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे आपका कार्टून सीरीज़ आते हैं, कार्टून सीरीज़ में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उन सबको जो आवाज़ देते हैं वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। तो वो अपने एपिग्लॉटिस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन द टीचर्स आर ऑल्सो डूइंग इट। और इवन जो बहुत स्पोर्ट्समैन में आपके फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, चीखना चिल्लाना, बट बेसिकली वो स्क्रीमिंग में चला जाता है। बट जैसे टीचर्स हो गए जो आपके ये पढ़ाते हैं कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी चाहिए, कभी आवाज़ का उतार या फिर चढ़ाव, इस तरह से जो बोलना करना पड़ता है, या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें एपिग्लॉटिस के थ्रू हो रही हैं। जब तक ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगे ऐसे कनेक्टिव टिश्यू, तो वो कैसे बोलेंगे, वो तो बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए इलास्टिक कार्टिलेज जो हाइलिन की तरह इतना इलास्टिसिटी वो जो है अपने आप में ज़्यादा रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं कि किस तरह से उसका शेप एंड स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, वो मेंटेन करके रखते हैं उस चीज़ को। आगे आता है इलास्टिक के बाद में हाइलिन कार्टिलेज। मैंने पहले ही बताया हाइलिन और आपका इलास्टिक आपस में मिला हुआ है, तो दिस इज़ मोस्ट एबंडेंट, ये भी बहुत जगह मिलता है, ज़्यादातर कार्टिलेज में जो हमारी बॉडी में मिलता है। इसका जो मैट्रिक्स है वो अपीयर होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और ग्लासी सा है जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। यानी ऐसे टिश्यूज़ अगर हम निकालें जो हाइलिन कार्टिलेज से बने हैं, उनका मैट्रिक्स डेंस नहीं है, उनका मैट्रिक्स बड़ा क्लियर फिगर देता है, साफ एकदम क्लियर ग्लासी लुक, यानी ऐसा लेंस जो बिल्कुल साफ है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाइल प्रोवाइडिंग द पैड्स फॉर द शॉक एब्जॉर्प्शन। ये वहाँ पर लगे होंगे जहाँ पर आपको शॉक से बचना है। मेजर पार्ट जो है इसका एम्ब्रॉयनिक स्केलेटन में होता है। ये जब छोटा एक आपके एम्ब्रियो जो होता है, आपका जो छोटा फीटस होता है, उसमें जो एक शॉक एब्जॉर्प्शन होता है, ये मतलब मैं आपको क्लियर करती हूँ। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, तो रिप्रोडक्शन में जो सबसे छोटी स्टेज हम लोगों की होती है, जब हम पैदा होते हैं तो हम लोग तब पूरे एक तरह से ह्यूमन बीइंग बन चुके हैं, बट जो सबसे पहली ट्राइमेस्टर स्टेज में प्रेगनेंसी होती है, उसमें जो आपके स्मॉल टिश्यूज़ बनने शुरू होते हैं, वो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन जो बनते हैं आपके, वहाँ पर ये हाइलिन कार्टिलेज मिलते हैं। इसने शॉक एब्जॉर्प्शन देना है कि मदर अगर कहीं थोड़ा शॉक भी हो जाती है, गिर भी जाती है, तेज़ चल लेती है, तो अंदर जो फीटस है उसे प्रॉब्लम ना आए। ये कोस्टल कार्टिलेजेस भी बनाते हैं रिब्स के, यानी रिब्स को आसपास जोड़ते हैं, इंटरकोस्टल कार्टिलेज बनाते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स पता है कौन सी होती हैं? ऊपर वाली रिब और नीचे वाली, जैसे ये मान लो मैंने बनाई रिब, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली रिब और नीचे वाली रिब जो जुड़ी हुई हैं ये आपस में, इसके बीच में जो मसल्स मिलते हैं, जो आपके कार्टिलेज मिलते हैं, उसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। ये शॉक से बचाता है, यानी कितनी तेज़ भी अगर आप कपालभाति जैसा सांस भी ले रहे हो,
धीरे धीरे भी ले रहे हो, या अचानक से चीख भी देते हो, या अचानक से धक्का लगता है अगर आपके ब्रेस्ट पर, आपकी चेस्ट पर, तो ये बचा लेंगे आपको कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। और कार्टिलेज ऑफ नोज़ जो है, ये नोज़ का जो कार्टिलेज है, ट्रैकिया, आपके यहाँ जो ट्रैकिया है, लेरिंग्स है जो यहाँ अंदर की तरफ, इन सब पर जो आपको देता है, मैंने देखो बताया था आपको कि कनेक्टिव टिश्यू हर एक बॉडी पार्ट को जोड़ता है। अभी तक आपके ब्रोंक्यूल से लेकर, आपके लंग से लेकर, आपके पेट से लेकर, आपके बोन से लेकर, आपके मसल से लेकर, नोज से लेकर, ईयर से लेकर, सब आपस में जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है, ये कार्टिलेज ही है। अच्छा पता है कार्टिलेज को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज को तुम ये बोल सकते हो कि ये एक तरह से एक सॉफ्ट बोन है पर हार्ड स्किन है, ठीक है। आप अपने हाथ की कभी स्किन देखिएगा, आप अपनी हाथ की स्किन को ना यूं कर सकते हो, बट आप यहाँ पर देखिए, दिस वन इज द, ये हमने बोला ना एक्सटर्नल जो आपके ईयर का होता है, जो कार्टिलेज बनता है जिससे, ये नोज़ का हो गया, ये बाहरी हिस्सा जिसके ऊपर नोज पिन आप लगाते हैं, तो ये बेसिकली बोन नहीं है, बट ये सॉफ्ट बोन की तरह काम करती है और हार्ड स्किन की तरह काम करती है। तो हाइलिन कार्टिलेज के बाद जो लास्ट रह जाता है दैट इज फाइब्रो कार्टिलेज, और ये ब्लेंड है हाइलिन और डेंस, यानी मैंने आप पहले भी बताया था, जो इलास्टिक था और जो आपका हाइलिन था, ये तो आपस में आपके मिक्सड अप है, पर जो फाइब्रो कार्टिलेज है ये कॉम्बिनेशन है हाइलिन प्लस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इसमें कंप्रेसिबल और रेजिस्ट टेंशन वेल, ये टेंशन को रोकता है, ये ऐसी जगह पर लगा है, ये ऐसा कार्टिलेज है, फोर्स को लगने से किसी भी बोन के ऊपर ये रोकेगा, रेजिस्ट करेगा ये उसे। ये फाइब्रो कार्टिलेज है, ये फाउंड होता है वहाँ जहाँ सपोर्ट और एबिलिटी टू विथस्टैंड हेवी प्रेशर की ज़रूरत है। जिम जाते हैं लोग, हेवी प्रेशर्स उठाते हैं वो लोग, मैं कहती हूँ मज़दूर ले लीजिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेची वे में उनको स्ट्रेच करना होता है, खींचना होता है, उन्होंने उठाने होते हैं बड़े बड़ी चीज़ें, बहुत भारी चीज़ें उठानी होती है। तो सोचें आप उनके पास अगर ये फाइब्रो कार्टिलेज नहीं होगा तो ये जो टेंशन है ना ये रेजिस्ट नहीं होगी। ये टेंशन मैंने आपको बताई थी, ये टेंशन कैसे लगती है, कोई भी एक बोन है ना इस तरह से, ये बोन को ऊपर खींच रही है और ये बोन को नीचे, इस तरह से टेंशन क्रिएट होती है। तो आप सोचो फाइब्रो कार्टिलेज नहीं होगा तो ये टेंशन रिलीज नहीं होगी और वो हड्डी टूट सकती है। हेवी प्रेशर इसमें बहुत ज़रूरत रिक्वायर्ड होता है। इट इज़ फाउंड इन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क में मिलता है, और बोनी वर्टेब्रे एंड नी मेनिस्कस, यानी आपके जो नी में जुड़ा हुआ हिस्सा है और जो आपके वर्टेब्रे हैं पीछे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के 33 जो वर्टेब्रेज हैं वहाँ पर मिलता है। ये वर्टेब्रल जो डिस्क है उनके बीच में, जैसे अगर मान लो ये एक आपका वर्टेब्रे है, ये आपका दूसरा वर्टेब्रे है, ये बीच में से स्पाइन निकलती है ना, तो इनके बीच में जो आपको हिस्सा मिल रहा है दैट इज़ फाइब्रो कार्टिलेज। इन्होंने सिंपल टेंशन को, शियर को, टॉर्जन को बचाने की पूरी कोशिश करनी है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, ये ब्लेंड होता है हाइलिन और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की तरह। ये कंप्रेसिबल और रेजिस्ट करता है, क्योंकि ये कंप्रेस कर सकता है ना चीज़ों को, और टेंशन जो है उसको रेजिस्ट करता है, खिंचने नहीं देता किसी चीज़ को। ये जो फाइब्रो कार्टिलेज है ये स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर भी होगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, ये खड़ा रहता है वहाँ, कहाँ पर, जब हैवी प्रेशर ज़रूरत हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको काम करना ही पड़ गया, ऊपर से आपको कोई चीज़ निकालनी ही पड़ गई, एंड लिटरली दैट इज़ वेरी हैवी वन। अब वो हैवी वन इतनी है कि आपके ऊपर गिर भी सकते, तो पूरा प्रेशर आप अपने हाथ के ऊपर लगा देते हो। वो जो प्रेशर आप अपने हाथ के ऊपर लगा रहे हो वो फाइब्रो कार्टिलेज उसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये इंटरवर्टेब्रेट तक, क्योंकि स्पाइन पर उसका पूरा असर पड़ता है, बोनी वर्टेब्रेट्स पे पूरा असर पड़ता है, आपकी नी के ऊपर, आप खड़े हुए ऊपर से भार भी उठा रहे हो तो सारा प्रेशर इसी नी मेनिस्कस पर, बोनी वर्टेब्रे पर, वर्टेब्रल डिस्क पर, रीढ़ की हड्डी के जो 33 पार्ट्स हैं उन पर, सब पर असर पड़ता है। तो वहाँ अगर ये नहीं होगा फाइब्रो कार्टिलेज तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, और मे बी कंप्रेशन हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए या ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हम रूल आउट नहीं कर सकते, ये हमारी पूरी बॉडी में मिल रहे हैं, भले वो डेंस हो या लूज़ हो, पर हमें अलग अलग किस्म से मिलते हैं। एडिपोज भी पढ़ा दिया, एरियोलर भी पढ़ा दिया आपको, बाकी मैंने फाइब्रो कार्टिलेज पढ़ा दिया, हाइलिन पढ़ा दिया, इलास्टिक पढ़ा दिया।
अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बोन। बोन जो है उसे हम ऑसियोसिस टिश्यूज़ भी कहते हैं। ऑसियोस टिश्यूज़, ये जो ऑसियोस टिश्यूज़ हैं ये रिलेटिवली हार्ड होते हैं, यानी अब हम बात सिर्फ और सिर्फ हड्डी की कर रहे हैं। तो ये हार्ड है, लाइट वेट है नेचर की, यानी हड्डी इतनी हैवी नहीं होती जितना आप सोच रहे हो। ये जो बॉडी हमारी, हम जब बॉडी वेट करते हैं तो वो हड्डी हैवी नहीं है, मसल्स हैं, वाटर है, अंदर हमारे ब्लड मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ों का भार है, यानी सॉफ्ट और लिक्विड पार्ट का ज़्यादा भार होता है हमारे अंदर रादर देन हड्डी। और हड्डी तो बेसिकली क्या है, वो हार्ड है, लाइट वेट होती है। ये मोस्टली फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है। केमिकल अगर इसका अरेंजमेंट देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से ये हड्डियाँ बनती हैं। यानी आप जब भी कभी बोन को फ्रेजाइल पाएँ, आप कभी भी अगर आपकी बोन जो है वो फ्रेजाइल नहीं रहती, यानी कि बहुत ब्रिटल हो जाए, आसानी से टूट जाती हैं, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनकी आसानी से हड्डियाँ जो हैं वो ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो अगर उनकी गोलियों को अगर आप ध्यान से देखें, जो टैबलेट्स वो लोग लेते हैं तो कैल्शियम लेते हैं, विटामिन D3 लेते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये ज़रूर मिलेगा, जो कि बोन्स को रिजिडिटी देता है। और ये अगर नहीं हुआ वहाँ पर तो आपकी बोन रिजिड नहीं होंगी, सख्त नहीं होंगी। इसका रिलेटिवली हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, यानी कितना भी दबा लो इसे, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम इसको प्रेस कर पाओ। तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, पर इसकी पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, खिंचने का इसका जो तरीका है वो पुअर है, पर हड्डी खिंचती है। हड्डी खिंचती है क्यों? क्योंकि अगर उसे आप ज़्यादा स्ट्रेच दे देंगे, ज़्यादा उसके ऊपर कोई एब्रेशन दे देंगे तो डेफिनेटली वो नुकसान में आएगी। इन सेकेंड एंड वेरी लोअर शीयर स्ट्रेस, और इसके अंदर जो लोअर है वो शीयर स्ट्रेंथ भी लोअर है। मैंने आपको 3 पीछे बताए भी थे, टॉर्जन, शीयर, टेंशन, ये सब मैंने आपको बताया। तो यानी उसमें मैंने बताया कि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो है इसमें, पर जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है और जो स्ट्रेस स्ट्रेंथ है वो दोनों इसकी लोअर कैटेगरी की हैं। किसकी हैं? लोअर वन है। तो ये ज़्यादा उस हिसाब से अपने आप को नहीं खींच पाएगी। हार्ड आउटर लेयर जो बोन्स की है वो कम्पैक्ट बोन टिश्यू से बनती है, तो ड्यू टू इट्स मिनिमल गैप्स एंड स्पेसेस, ज़्यादा गैप्स एंड स्पेसेस इसमें नहीं होते। ब्लड से रिलेटेड आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको टेंशन रिलेटेड पूछ सकते हैं कि कैसे आप टेंडन को यूज़ कर रहे हैं अपने बॉडी में, तो आप बता सकते हैं मसल्स एंड बोन्स को जोड़ने के लिए दो बोन्स के बीच में लिगामेंट मिलता है। कौन सी तरह का कनेक्टिव टिश्यू इन्हें ज्वाइन कर रहा है? लिगामेंट करता है। बोन्स हाईली कंप्रेस्ड होते हैं, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जो हमने अभी तक पढ़े। बोन्स के बाद में आता है ब्लड, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं फ्लूइड भी है और वेस्कुलर टिश्यूज़ भी हैं। ये हम इसको एक और नाम देते हैं वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू का। या तो आप स्पेशलाइज्ड भी बोलेंगे और लास्ट पार्ट भी बोलेंगे इसका, क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के बाकी सारे पार्ट। जैसे आप ये ब्लड पढ़ रहे हैं, आपने बोन पढ़ा, कार्टिलेज पढ़ा, आपने वो जो डेंस और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़े वो सब पढ़ा। तो उसमें ब्लड जो है वो बॉडीली फ्लूइड है एनिमल्स में और हम ह्यूमंस में, जो डिलीवर करता है नेसेसरी सब्सटेंस को, यानी ब्लड के अंदर ही क्या चीज़ जनरेट जाती है? ऑक्सीजन, ठीक है, आपका ग्लूकोज, ठीक है, आपके अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये सब इसी ब्लड में मूव कर रहा है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड भी करेगा, बट वो आपकी वेन्स में करेगा, ब्लड वेसल्स के पास में है, वेन्स में करेगा। तो मैं बता देती हूँ इसमें नेसेसरी सब्सटेंस जैसे न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, इनको जहाँ जहाँ ज़रूरत है बॉडी में वहाँ ये जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को भी एक जगह से दूसरी जगह में, और कई बार कई सेल से दूर वो ले जाते हैं। रीजंस क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं, किडनी के पास दे देंगे, किडनी के पास देंगे, वो उसे फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देगी। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने का काम करेगा, और जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको पूरी बॉडी में घुमाने का काम करेगा। जहाँ जहाँ एब्जॉर्ब होनी होंगी वहाँ एब्जॉर्ब होती रहेगी। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट हैज़ अ मैट्रिक्स, इसके पास मैट्रिक्स है। द लिविंग सेल्स जो टाइप है, इसमें जो आपके 3 हिस्से मिलते हैं, मैंने इनको क्लैरिफाई किया हुआ है। ये है RBC, दूसरा है WBC और तीसरे का नाम है प्लाज्मा।
तो जो आरबीसी हैं बेसिकली, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के नाम से भी जानते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स है उसको हम वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के नाम से जानते हैं या ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। जो फ्लूइड पोर्शन है पूरे ब्लड का, जो मैट्रिक्स है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ब्लड जो है ना, वो बेसिकली दो तो आपके सेल फॉर्म्स हैं जिनका नाम है WBC और RBC। जब जब कोई इन्फेक्शन होगा तो ये अपने आप को रेज अप कर लेते हैं, ये इतने ज़्यादा बन जाएंगे कि उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेंगे। RBC लाल रंग का है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन, जो इसे रंग देता है। तीसरा इसके अंदर का जो पार्ट है दैट इज़ प्लाज्मा, जो WBC, RBC और एक और पार्ट है, मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, एक और पार्ट है दैट इज़ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स WBC, RBC को जो सेलुलर फॉर्म्स में है लेकर जाने वाला कौन? दिस वन प्लाज्मा। ये फ्लूइड है, ये पूरे ब्लड का सिर्फ एक लिक्विड पार्ट बनाता है, और ये जो लिक्विड पार्ट है इसका, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये एटिपिकल कनेक्टिव टिश्यू है और ये बाइंड तो नहीं करता, इट डज नॉट बाइंड एनीथिंग, ये कनेक्ट नहीं करता और नेटवर्क नहीं विद एनी बॉडी सेल्स। यानी टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू इज, क्योंकि ये डज नॉट बाइंड, ये बाइंड नहीं करता, कनेक्ट और नेटवर्क विद एनी बॉडी सेल्स, किसी भी बॉडी सेल से जुड़ा हुआ होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स कौन से हैं मैंने बता दिया आपको, WBC और आपका RBC, ठीक है, एंड इज सराउंडेड बाय, और ये मिला हुआ होता है किससे? नॉन लिविंग फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ये जिंदा नहीं है, मतलब कि ये लिविंग नहीं है ये वाला फ्लूइड, यानी कि इसको ये कह सकते हैं इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं, बस इसका काम ये है WBC, RBC और प्लेटलेट्स को इधर से उधर लेकर जाना। अपने अंदर क्या लेकर जा रहा है? न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें टॉक्सिक वेस्ट है, और ये जो टॉक्सिक वेस्ट वगैरह है ये इसे अलग अलग जगह पर पहुँचाएगा, जैसे किडनी एंड ऑल, ताकि वो उसको रिमूव कर सकें। ये भी तो ऑल ओवर बॉडी में फैला है, तभी तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। पर ये बोन्स की तरह या कार्टिलेज की तरह या लिगामेंट की तरह हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल लिक्विड पार्ट में, और लिक्विड पार्ट सिर्फ और सिर्फ अगर बनता है तो किसकी वजह से बनता है? ये लिक्विड पार्ट बनता है प्लाज्मा की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा की वजह से। ब्लड पढ़ने के बाद में आपका मेन जो अब हम पढ़ेंगे जनरल आपके फंक्शंस क्या हैं कनेक्टिव टिश्यू के, तो मेजर फंक्शन कनेक्टिव टिश्यूज़ के हैं बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग, ठीक है, बाइंड करता है और सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसी चीज़ को इंसुलेट करता है, यानी किसी बाहर की चीज़ को अंदर नहीं आने देगा और उसको अफेक्ट नहीं करने देगा किसी बॉडी ऑर्गन पर, स्टोर करता है रिजर्व किसी फ्यूल को, किसी टिश्यूज़ को ये स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर ही किसी भी चीज़ को, जैसे अभी हमने ब्लड में पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, तो ऑक्सीजन को भी, तो टॉक्सिक वेस्ट को भी, कोई भी चीज़ें हों, ठीक है ना, जैसे ग्लूकोज हो गया, न्यूट्रिएंट्स ही हम सीधा ले लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम आता है। तो काम तो इनके जनरली यही है कि बाइंडिंग, सपोर्टिंग, प्रोटेक्टिंग, इंसुलेटिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग। बट इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो देखने में कैसे थे, कहाँ कहाँ अरेंज थे, कैसे उन्हें कनेक्शन में लेकर आया गया, कैसे वो बॉडी में अटैच हुए, किस तरह से उन्होंने काम किया, एक दूसरे के साथ मिलकर किया, कोलेजन से किया, फाइबर से किया, या कैसे किया, कोलेजन क्या था, ये सारी चीज़ें हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ी। आई गेस कनेक्टिव टिश्यू में इससे ज़्यादा जो डिस्क्रिप्शन है वो हम हायर क्लासेस में देखेंगे। इस क्लास में ये डिस्क्रिप्शन इतनी इनफ है जिसमें हमें पता चल गया है कि कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा, इसके काम में बाइंडिंग और सपोर्टिंग कैसे आई, इसके काम में प्रोटेक्शन कैसे आई, इसके काम में इंसुलेटिंग इसके स्ट्रक्चर की वजह से कैसे आई, ये स्टोर कैसे कर पाता है किसी रिजर्व को, या ये ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाता है किसी बॉडी के अंदर ही अलग अलग एलिमेंट्स में। कईयों में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, कईयों में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको लास्ट पार्ट जो एनिमल टिश्यू का रह जाता है दैट इज़ नर्वस टिश्यू, वो पढ़ाऊंगी। टिल देन बाय।